बहुत पुराने जमानों की बात है, जब जमीन पर जादू और तलिस्मात का राज था। पहाड़ों के पीछे गहरे जंगलों के उस पार एक अजीम सल्तनत आबाद थी जिसे सहरिस्तान कहते थे। महल की दीवारें सफेद संगे मरमर से बनी थी और रात को चांद की रोशनी में वो दीवारें इस तरह चमकती थी जैसे खुद आसमान नीचे उतर आया हो। महल के चारों तरफ खूबसूरत बाग थे जिनमें हर मौसम में फूल खुलते रहते थे। गुलाब, चंबीली, मोतिया और ऐसे फूल जिनके नाम किसी को मालूम ना थे। बादशाह का नाम अकबर खान था। वो संजीदा मगर इंसाफ पसंद बादशाह थे। उनकी मलका का नाम राना बेगम था। नर्म दिल, समझदार और बहुत खूबसूरत। पूरी सल्तनत में उन दोनों का नाम इज्जत से लिया जाता था। मगर एक दर्द था जो हर रात उनके दिलों को जलाता था। शादी को 15 साल गुजर चुके थे और उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। बादशाह के दरबार में वजीर आते, मशवरे देते, हकीम आते, दवाएं देते, मगर कुछ फर्क ना पड़ता। मलका राना बेगम रात को अपने कमरे में अकेली बैठकर आंसू बहाते और बादशाह अकबर खान छत पर खड़े होकर सितारों को देखते और खामोशी से दुआ मांगते। एक सर्द बर्फानी रात जब बाहर हुआ सर्द सांसें ले रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे, महल के बड़े लोहे के दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। पहरेदार चौंका। इतनी रात गए कौन आ सकता है? उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बहुत बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी झलक रही थी और आंखें ऐसी गहरी थी जैसे किसी ने उनमें पूरी दुनिया की बातें भर दी हों। उसके हाथ में एक सुनहरा सेब था जो अंधेरे में भी रोशनी फैला रहा था। नर्म, सुनहरी, जादुई रोशनी। पहरेदार ने उसे रोकना चाहा, मगर बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मलका से मिलना है, मैं दूर से आई हूँ। ना मालूम क्यों पहरेदार के कदम खुद ब खुद हट गए। मलका राना बेगम अपने कमरे में जाग रही थीं। जब बूढ़ी औरत अंदर आई तो मलका कुछ घबराई, मगर उस औरत के चेहरे में एक अजीब सुकून था जो दिल को इत्मीनान देता था। बूढ़ी औरत ने आहिस्ता से कहा, ए मलका, तुम्हारे दिल का दर्द मुझे मालूम है। ये सुनहरा सेब खा लो, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। तुम्हारे घर एक बेटी आएगी, ऐसी बेटी जो इस दुनिया में पहले कभी नहीं आई। मगर याद रखो, उसकी हिफाजत करना, क्योंकि खूबसूरती और ताकत हमेशा खतरे को भी अपने साथ लाती है। मलका ने बूढ़ी औरत के हाथ से सेब लिया। सेब छूते ही हथेली में गर्मी सी दौड़ गई, एक मेहरबान प्यारी गर्मी, जैसे किसी ने दिल पर हाथ रख दिया हो। मलका ने सेब खा लिया। अगली सुबह मलका ने आंख खोली तो बूढ़ी औरत जा चुकी थी। पहरेदारों से पूछा गया तो किसी को याद नहीं था कि वो औरत कब आई और कब गई। चंद महीनों बाद सहरिस्तान के महल में खुशी की लहर दौड़ गई। मलका राना बेगम के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। जब दाई ने बच्ची को कंबल में लपेटकर मलका के सामने रखा तो मलका की आंखें खुली की खुली रह गईं। बच्ची इतनी खूबसूरत थी कि अल्फाज कम पड़ जाएं। उसकी जल चांद की तरह चमकदार थी, बालों में हल्की सुनहरी झलक थी और आंखें गहरी सब्ज और नीली आमेज। बादशाह अकबर खान को जब खबर मिली तो वो दौड़ते हुए आए। बच्ची को देखकर उनकी आंखें भर आईं। 15 सालों की दुआ कबूल हो गई थी, मगर फिर बूढ़ी औरत के अल्फाज याद आए, इसकी हिफाजत करना, क्योंकि खूबसूरती हमेशा खतरे को अपने साथ लाती है। बादशाह और मलका ने फैसला किया कि इस बच्ची को महल के पिछले बाग में एक खूबसूरत अलग पैलियन में रखेंगे। बाहर वालों को कहा गया कि शहजादी पैदाइशी तौर पर बीमार है और उसे खामोशी और तन्हाई चाहिए। इस बच्ची का नाम रखा गया कश्फ। अगले चंद सालों में मलका के यहाँ मजीद 4 बेटियां पैदा हुईं। इस तरह महल में 5 शहजादियां हो गईं। कश्फ सबसे बड़ी, जो पैलियन में रहती थी। लाइबा दूसरी शहजादी, जो पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी। महल की लाइब्रेरी में घंटों बैठकर किताबें पढ़ती, नक्शे देखती और तारीख के बारे में सवाल पूछती। इसके दिमाग में हर वक्त कोई न कोई नया ख्याल चलता रहता। वजीरों ने एक बार कहा था कि ये लड़की बादशाह से भी बेहतर हुकूमत कर सकती है। आमना तीसरी शहजादी, जिसकी आवाज में जादू था। जब वो गाती तो परिंदे रुक जाते, हवा थम जाती। वो मूसीकी और शायरी की दिलदादा थी। यशफा चौथी शहजादी, जो घोड़सवारी और तीरंदाजी में माहिर थी। इसके हाथ में कमान उठती तो निशाना कभी न चौकता। वो बेखौफ थी, दलेर थी और मुश्किल वक्त में सबसे पहले आगे आती थी।
सिपाही उसे छोटी सरदार कहते थे। उरूबा, पांचवें और सबसे छोटी शहजादी, जिसके हाथों में शिफा की ताकत थी। वो जुड़ी बूटियों के बारे में बहुत जानती थी, बीमारों की तैमारदारी करती और उसके लम्स से जख्म जल्दी भरते थे। महल के मुलाजिम उसे सबसे ज्यादा पसंद करते क्योंकि वो सबका ख्याल रखती थी। ये चारों बहनें खूबसूरत थीं, ज़हीन थीं और अपनी अपनी जगह खास थीं। मगर जो बात उन्हें सबसे अलग करती थी वो ये थी कि उनमें से किसी ने भी कभी अपनी बड़ी बहन कश्फ को सही तरह नहीं देखा था, क्योंकि कश्फ हमेशा पेलियन में रहती थी और जब भी कोई आता वो अपनी खाल पहन लेती। कश्फ की जिंदगी 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन के वक्त जब सूरज चमकता, जब मुलाजिमाएं खाना लाते, जब कभी माँ बाप मिलने आते, वो एक अजीब खाल पहने रहती। ये खाल बूढ़ी औरत ने उस वक्त दी थी जब कश्फ सिर्फ 3 साल की थी। बूढ़ी औरत फिर से आई थी, उस बार पेवलियन के बाग में, और उसने मलका को ये खाल थमाई थी और कहा था, जब तक इसे पहने रहेगी कोई उसका असली रूप नहीं देख पाएगा। इसे पहनाना, उसकी हिफाजत उसमें है। खाल सख्त थी, जूरियों वाली, सुर्ख और काले रंग की, बिल्कुल वैसी जैसी किसी बूढ़े सांप की हो। उसे पहने हुए कश्फ अजीब और डरावनी लगती। मुलाजिमाएं नजरें चराते और दरबार के लोग यही समझते रहे कि बड़ी शहजादी किसी पुरानी बीमारी का शिकार है। मगर रात को जब पेवलियन का दरवाजा बंद हो जाता, जब आखिरी मुलाजिमा मोमबत्ती रखकर चली जाती, जब चांद पेवलियन की छोटी सी खिड़की से अंदर झांकता, कश्फ अपनी खाल उतार देती और तब वो अपने असली रूप में आती। असली कश्फ ऐसी थी जैसे किसी ने ख्वाब से निकालकर इंसानी शक्ल दे दी हो। उसकी जिल्द दूध और चांदी के मिलाप जैसी थी, बाल रेशमी और हल्के सुनहरे। जब वो चलती तो बाल हुआ में लहराते और कमरे में रोशनी सी फैल जाती। और फिर उसकी जादुई ताकतें, जब वो मुस्कुराती तो कमरे में सुनहरी रोशनी फैल जाती। जब वो रोती तो उसके आंसुओं की जगह रंग बिरंगे फूल लगाते, नन्हे नन्हे खुशबूदार। मुरझाए पौधों को हाथ लगाती तो वो लम्हों में ताजा हो जाते। एक दोपहर की बात है, मौसम बहार का आगाज था और महल के बाग में फूल अभी अभी खुले थे। लाइबा, आमना, यशफा और उरूबा मिलकर बाग में घूम रही थीं। इत्तेफाक से वो घूमते घूमते महल के पिछले हिस्से तक पहुंच गईं, जहां पेवलियन था। यशफा ने कहा, चलो आज देखते हैं कश्फ आपा कैसी हैं। आमना ने हिचकिचाते हुए कहा, पर अम्मी ने कहा है कि उनको तकलीफ ना दें, बस एक बार देखकर वापस आ जाएंगे। लाइबा ने कहा और आगे बढ़ गईं। पेवलियन का दरवाजा उस दिन कदरे खुला हुआ था, शायद हवा से खुल गया था। अंदर से आवाज आ रही थी, एक नर्म मीठी आवाज जो कोई गुनगुना रहा था। चारों बहनें झांक कर देखीं तो अंदर कश्फ अपने बालों में कंघी कर रही थी और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ गुनगुना रही थी। लाइबा की किताब हाथ से गिर गई। आमना का गाना मुंह में ही रुक गया। यशफा, जो कभी नहीं डरती थी, पीछे हट गई। उरूबा ने आहिस्ता से कहा, ये कौन है? कश्फ ने सर उठाया और खाल उठाकर पहनने लगी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। चारों बहनें समझ चुकी थीं। वो रात चारों बहनों के लिए बेचैनी की रात थी। लाइबा ने सोचा, अब सब कश्फ के पीछे होंगे, लोग मेरी जहानत को भूल जाएंगे। आमना ने कहा, अब मेरी आवाज की कोई अहमियत नहीं। यशफा ने अपनी दलेरी का मवाजना किया। उरूबा भी हसद से खाली न थी। अगली दोपहर चारों बहनें चुपके महल से निकली और जंगल की तरफ चलीं। वो जादूगरनी के पास गईं, जो कश्फ की खूबसूरती और ताकत अपने पास रखना चाहती थी। जादूगरनी बूढ़ी, आंखें पीली, बाल उलझे हुए और एक ऐसी मुस्कुराहट जिससे दिल में सर्दी उतर जाए। लाइबा आगे बढ़कर बोली, हमारी बहन है, बहुत खूबसूरत है और उसमें जादुई ताकतें हैं। हम चाहते हैं कि उसकी ये ताकतें और खूबसूरती खत्म हो जाए। जादूगरनी ने सुनहरा सेब लाकर उनके सामने रखा। ये लो, इसे खाने में मिला दो। इसकी खूबसूरती और ताकतें कमजोर हो जाएंगी और लोग इसे इलाज के लिए मेरे पास लाएंगे। चारों ने सेब लिया और वापस महल आईं। इस रात से जब भी कश्फ के लिए खाना जाता, वो उसमें छुपाकर सेब का टुकड़ा मिला देती। कुछ हफ्तों बाद कश्फ कमजोर होने लगी, फूल छोटे होने लगे, मुस्कुराहट से रोशनी नहीं फैलती, परिंदे दूर रहने लगे। उसने माँ को बुलाया। हकीम ने जांचा मगर समझ न आया। बादशाह ने तहकीकात का हुक्म दिया। महल के मुलाजमाओं से पूछ-गुछ हुई। एक छोटी मुलाजमा ने बताया कि उसने लाइबा और बहनों को सेब डालने में देखा। बादशाह ने फैसला किया, चारों बहनें अगले 1 साल के लिए महल छोड़ेंगी।
सल्तनत के 4 अलग हिस्सों में भेजी जाएंगी। आम इंसानों की तरह जिंदगी गुजारेंगी और अपने काम से सबक सीखेंगी। चारों बहनें महल से निकाली गईं और गांव में एक पुराने इस्तबल में अलग अलग काम करने लगी। लाइबा घोड़ों की देखभाल करती, आमना खेतों में फसलों का ख्याल रखती, यस्फा घोड़ों की तरबियत और दौड़ के लिए तैयारी करती और उरूबा जख्मों पर मरहम लगाती और जड़ी बूटियों का काम संभालती। हर दिन थकावट और पछतावे से भरा होता और वो सब कश को याद करके रात में रोती रहती। कश का इलाज किसी आम हकीम के पास मुमकिन ना था। बादशाह और मलका ने जितने हकीमों से पूछा, कोई भी मदद ना कर सका। आखिरकार मालूम हुआ कि कश का इलाज सिर्फ जादूगरनी के पास मुमकिन है। इसलिए कश को जादूगरनी के महल ले जाया गया, लेकिन उसकी कैद सख्त नहीं थी। वो एक कोने में कमजोर पड़ी थी, अपनी ताकतें वापस पाने के लिए इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों के बाद बहनों को मालूम हुआ कि कश्फ जादूगरनी के पास है और कैद में कमजोर हो रही है। दिल में खौफ और हौसला लिए उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बहन को बचाएंगी, चाहे खतरा कितना ही बड़ा क्यों न हो। रात के अंधेरे में वो खामोशी से इस्तबल से निकली और जंगल के रास्ते जादूगरनी के महल की तरफ बढ़ी। जादूगरनी ने उनके आने पर जोर से हंसी और कहा, ये मेरे गुलाम की तरफ आने की हिम्मत, अब तुम सब भी मेरे गुलाम बनोगी। बहनें एक दूसरे की तरफ देखकर खामोश रहीं, लेकिन हौसला बरकरार था। कश्फ ने बहनों को बताया कि जादूगरनी की ताकत एक जादुई चुरखे में है। अगर ये चुरखा लगातार 2 दिन और 2 रात बगैर रुके उल्टा घुमाया जाए तो जादू खत्म हो जाएगा। बहनों ने अपनी हिकमत अमली बनाई। सबसे पहले कश्फ ने जादूगरनी को धोखा देने के लिए उसे एक सुनहरी रेशम का तोहफा दिया और कहा कि ये तुम्हें दौलतमंद और खुशहाल बना देगा। जादूगरनी ने खुश होकर रेशम ले लिया और महल से निकल गई। तब बहनें चुरखे के करीब गईं और उसे उल्टा घुमाना शुरू किया। 2 दिन और 2 रात लगातार चुरखा घूमता रहा और अभी वक्त पूरा नहीं हुआ था कि अचानक जादूगरनी वापस आ गई। 3 बहनें मिलकर जादूगरनी की तवज्जो खाने की तरफ मबजूल करवाती रहीं, उसकी तारीफें करती रहीं ताकि वो चुरखे वाली तरफ ना जा सके। चंद लम्हों बाद 2 दिन और 2 रात मुकम्मल हुए और चुरखे से काला धुआं निकलने लगा। जादूगरनी घबराकर चुरखे की तरफ भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसका जादू टूट चुका था और वो खुद एक कमजोर शक्ल में जमीन पर गिर गई। कश्फ अपनी पूरी ताकत के साथ सेहतियाब हो गई। बहनों ने उसे आजाद कर लिया और महल वापस गईं। बादशाह और मलका कश्फ को देखकर खुश हुए और सब ने एक दूसरे को गले लगाया। जादूगरनी हमेशा के लिए शिकस्त खा गई और 5 बहनें दोबारा मुत्तहिद हो गईं। अब वो सब एक साथ अपनी खुसूसियात और हिम्मत के साथ खुशियाँ बांटती रहीं और ये सबक हमेशा याद रहा कि बहनों का प्यार और हौसला सबसे बड़ी ताकत है जो किसी जादू या जुल्म को कभी शिकस्त नहीं दे सकता।